हमारा पिछला टॉपिक था जिसमें हमने जाना हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। अब उसके आगे बढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन शॉर्ट वेव फॉर्म्स एंड हीट्स अप इट्स सरफेस। जो इंसोलेशन अर्थ पर रिसीव होते हैं वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में होते हैं और उससे जो है सरफेस गर्म हो जाती है। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ becomes a radiating body and it radiates energy to the atmosphere in the long wave form. एक बार जब धरती की सतह गर्म हो जाती है उसके बाद धरती खुद जो है एक रिफ्लेक्टिंग बॉडी बन जाती है और वो जो है एनर्जी को रेडिएट करती है एटमॉस्फेयर की तरफ, लेकिन इस बार वो करती है लॉन्ग वेव फॉर्म में। दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो और ये एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर को गर्म करती जाती है नीचे से। दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और इस प्रथा को हम या इस प्रक्रिया को हम जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। The long wave radiation is absorbed by the atmospheric gases, particularly by carbon dioxide and other greenhouse gases. अब ये जो long wave radiations हैं, ये absorb हो जाती है atmospheric gases के द्वारा, खास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनसे। Thus the atmosphere is indirectly heated by the Earth's radiation. तो इनडायरेक्ट तौर पे भी एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाता है अर्थ के रेडिएशन की वजह से। द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट्स हीट टू द स्पेस। अब इसके बाद ये जो एटमॉस्फेयर है ये रेडिएट करता है और हीट कर वो ट्रांसमिट करता है स्पेस में। फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू द स्पेस और जितनी हीट जो है रिसीव हुई है सन से वो वापस स्पेस में चली जाती है, देयरबाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेंपरेचर एट अर्थ सरफेस एंड इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होता है, एक कांस्टेंट टेंपरेचर बना रहता है अर्थ सरफेस पे भी और एटमॉस्फेयर में भी। हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। फिगर 9.2 डिपिक्ट्स द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। अब ये जो आपके सामने एक इमेज दी है ये आपको दर्शाती है कि प्लैनेट जो हमारा अर्थ है इसका हीट बजट कैसा है। The earth as a whole does not accumulate or lose heat. पूरी धरती जो है वो ना तो जमा करती है ना हीट को लूज करती है। It maintains its temperature. अपने तापमान को ये मेंटेन रखती है। This can happen only if amount of heat received in the form of insolation equals the amount lost by the earth through the terrestrial radiation. ये तभी हो सकता है जब जितनी मात्रा में हीट रिसीव हुई है इंसोलेशन की फॉर्म में वो बिल्कुल बराबर हो जितना अमाउंट लॉस्ट हुआ है अर्थ के द्वारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की मदद से। कंसीडर दैट द इंसोलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100%। अब ये सोचो कि इंसोलेशन जो एटमॉस्फेयर के टॉप पे रिसीव हुआ वो 100% था। While passing through the atmosphere, some amount of energy is reflected, scattered and absorbed. अब जब वो एटमॉस्फेयर से पास हो रहा है तो उसमें कुछ अमाउंट जो है एनर्जी का रिफ्लेक्ट हो गया, स्कैटर हो गया या एब्सॉर्ब हो गया। Only the remaining part reaches the earth surface. उसमें से बहुत कम हिस्सा जो बचा वो अर्थ सरफेस में आया। Roughly 35 units are reflected back to the space even before reaching the earth surface. इसमें भी 35% जो है 35 यूनिट मान लो कि वो स्पेस पर वापस रिफ्लेक्ट हो गए अर्थ सरफेस पर पहुंचने से पहले। Of these 27 units are reflected back from the top of the clouds and 2 units from the snow and ice covered areas of the earth. अब इसमें से भी 27 यूनिट जो है वो बैक रिफ्लेक्ट कर गए आइदर क्लाउड्स के टॉप्स की वजह से या फिर 2 यूनिट जो है आइस और स्नो कवर्ड एरियाज जो है अर्थ के उससे। द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बेडो ऑफ द अर्थ। ये जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है रेडिएशन का इसे हम कहते हैं एल्बेडो ऑफ द अर्थ। द रिमेनिंग 65 यूनिट्स आर एब्सॉर्ब्ड। अब 65 यूनिट्स जो बचे थे वो एब्सॉर्ब हो गए। 14 यूनिट्स विद इन द एटमॉस्फेयर एंड 15 यूनिट्स बाय द अर्थ सरफेस, जिसमें 14 यूनिट्स तो एब्सॉर्ब हो गए एटमॉस्फेयर के अंदर और 51 यूनिट्स जो हैं वो अर्थ सरफेस में। द अर्थ रेडिएट बैक 51 यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब अर्थ ने ये जो 51 यूनिट्स थे इनको दोबारा जो है रिफ्लेक्ट बैक किया, रेडिएट किया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में। Of these 17 units are radiated to the space directly and remaining 34 units are absorbed by the atmosphere. अब इसमें से भी 17 यूनिट तो डायरेक्टली स्पेस को रेडिएट हो गए, लेकिन जो बचे हुए 34 यूनिट थे वो एटमॉस्फेयर द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए गए। 6 units absorbed directly by the atmosphere, 9 units through convection and turbulence and 19 units through the latent heat of condensation. 6 यूनिट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर द्वारा एब्सॉर्ब हो गए, 9 यूनिट जो है वो कन्वेक्शन और टर्बुलेंस की वजह से हो गए और 19 यूनिट जो है जो लेटेंट हीट होती है कंडेंसेशन की उसकी वजह से एब्सॉर्ब हो गए। 48 units absorbed by the atmosphere, 14 units from insolation plus 34 units from the terrestrial radiation are also radiated back into the space. अब ये जो 48 यूनिट्स एब्सॉर्ब हुए हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जिसमें 14 यूनिट्स इंसुलेशन से थे और 34 यूनिट्स जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, ये सब भी फिर दोबारा रेडिएट बैक हो गए स्पेस के अंदर।
Thus, the total radiation returning from the Earth and the atmosphere, respectively, is 65 units, which balance the total of 65 units received from the sun. तो जो total radiation Earth और atmosphere से वापस चला गया, वो था 65 units, जो balance करता है total 65 units का, जो कि sun से receive हुआ है. This is termed the heat budget or heat balance of the Earth. इसे हम कहते हैं heat budget या heat balance Earth का. This explains why the Earth is neither warm nor cools down despite the huge transfer of heat that takes place. इससे हमें ये समझ में आता है कि अर्थ ना तो बहुत ज्यादा गर्म होती है, ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बावजूद इसके कि इतनी ज्यादा मात्रा में हीट ट्रांसफर इसके अंदर होता रहता है. Variation in the net heat budget at Earth's surface. As explained earlier, there are variations in the amount of radiation received at the Earth's surface. अभी हमने पहले भी बताया कि बहुत ज्यादा वेरिएशन होती हैं जिस मात्रा में रेडिएशन अर्थ सरफेस द्वारा रिसीव किया जाता है. Some part of the Earth has surplus radiation balance while the other part has deficit. कहीं तो जो है बहुत ज्यादा रेडिएशन बैलेंस होता है, कहीं बहुत कम होता है. Figure 9.3 depicts the latitudinal variation in the net radiation balance of the Earth. The atmosphere system. अब अगर आप 9.3 फिगर देखें तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर लैटिट्यूडनल वेरिएशन दिया है कि किस तरीके से जो नेट रेडिएशन बैलेंस होता है अर्थ का, यानी जो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है, उसको यहाँ दर्शाया गया है. कहाँ सरप्लस है, कहाँ डेफिसिट है. The figure shows that there is surplus of net radiation balance between 40 degree north and south and the regions near poles have a deficit. अभी इसमें ये दिख रहा है आपको कि जो सरप्लस है नेट रेडिएशन बैलेंस का, वो नॉर्थ और साउथ के बीच में 40 डिग्री तक है, और जबकि जो इलाके पोल्स के पास हैं वहां पे कमी है. The surplus heat energy from the tropics is redistributed polewards and as a result the tropics do not get progressively heated up due to accumulation of excess heat or the high latitudes were permanently frozen due to excess deficit. अब ये जो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी ट्रॉपिक्स से है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पोल्स की तरफ, और नतीजा ये होता है कि ट्रॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते क्योंकि एक्सेस में हीट जो है वो जमा हो रही है, या हाई लैटिट्यूड्स बहुत ज्यादा ठंडे नहीं हो जाते, जम नहीं जाते क्योंकि वहां पर बहुत एक्सेस में कमी है. टेम्परेचर. द इंटरेक्शन ऑफ इंसुलेशन विद द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस क्रिएट्स हीट व्हिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. जो भी इंसुलेशन का इंटरेक्शन होता है एक तरह से एटमॉस्फेयर और जो अर्थ सरफेस है इसके साथ, ये हीट को बनाता है, और ये जो है हीट हम मेजर करते हैं टेम्परेचर के माध्यम से. While heat represents the molecular movements of particles comprising a substance, जहां हीट हम कैसे कहते हैं कि जो सब्सटेंस है उसका जो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, जो भी एक सब्सटेंस बनता है पार्टिकल्स से, जो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है, उससे हीट पता चलती है. वही टेम्परेचर इज द मेजरमेंट इन डिग्रीज ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग इज. वही टेम्परेचर बताता है, या टेम्परेचर क्या होता है कि डिग्री के माध्यम से हम ये मान पता कर पाए कि चाहे कोई चीज हो या जगह हो, वो कितनी गर्म या ठंडी है, यानी तापमान जो है हम वो मेजर कर सकते हैं. फैक्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ एयर एट एनी प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय. किसी भी जगह की जो हवा है या हवा का जो तापमान है वो किसी भी जगह पर किस चीजों से प्रभावित होता है. लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, उस जगह का लैटिट्यूड कितना है. ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, हाइट कितनी है उस जगह की. डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितना है. द एयर मास सर्कुलेशन, ये पूरा जो एयर है इसका मास अगर उसमें देखा जाए कि सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, ये सब फैक्टर्स बताते हैं कि एयर का टेम्परेचर जो है किसी जगह पर कितना होगा. द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स, जो गर्म और ठंडे ओशन करंट्स होते हैं वो कैसे हैं, और लोकल वहां के एस्पेक्ट्स कैसे हैं. अब पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की. द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसुलेशन रिसीव्ड. टेम्परेचर इस जगह का डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में इंसुलेशन रिसीव हुआ. It has been explained earlier that the insolation varies according to the latitude, hence the temperature also varies accordingly. अब हमने जैसे अभी पहले पढ़ा था कि इंसुलेशन जो है वो वेरी करता है, जैसा लैटिट्यूड होता है वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग इंसुलेशन होता है, इसीलिए जो टेम्परेचर है वो भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करता है. Altitude, the atmosphere is indirectly heated by terrestrial radiation from below. जो हमारा वातावरण है वो इनडायरेक्टली हीट होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से नीचे की तरफ से. Therefore, the places near the sea level
record higher temperature than the places situated at higher elevation. इसकी वजह से जो places sea level के पास हैं वहां पर क्या कहते हैं टेम्परेचर ज्यादा होता है बजाय उन places के जो थोड़ी ऊंचाई पे होती हैं. In other words, the temperature generally decreases with the increasing height. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होता जाता है. The rate of decrease of temperature with height is termed as the normal lapse rate. जो रेट है जिस मात्रा में टेम्परेचर जो है वो कम होता है हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. इट इज 6.5 पर डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर. हर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान जो है वो कम होता जाता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर इज द लोकेशन ऑफ द प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द सी. एक और फैक्टर जो प्रभावित करता है टेम्परेचर को वो है उस जगह की लोकेशन कि सी से वो कितनी दूरी पर है. कंपेयर टू लैंड द सी गेट्स हीटेड स्लोली एंड लॉसेस हीट स्लोली. अगर जमीन से तुलना करें तो समुद्र जो है वो गर्म भी जल्दी नहीं होता और उसकी जो हीट लॉस है वो भी बहुत जल्दी नहीं होती. लैंड्स हीट अप एंड कूल्स डाउन क्विकली. वहीं जमीन बहुत तेजी से गर्म होती है बहुत तेजी से ठंडी होती है. देयरफॉर वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी इज लेस कंपेयर टू लैंड. इसी वजह से जो तापमान का वेरिएशन है वो सी पर जो है कम होता है लैंड के मुकाबले. The places situated near the sea come under the moderating influence of the sea and land breeze which moderates the temperature. जो जगह समुद्र के पास होती हैं उनके ऊपर जो है जो सी का प्रभाव होता है वो काफी मॉडरेट होता है और जो हवा चल रही होती है लैंड ब्रीज होती हैं वो भी जो है टेम्परेचर को नॉर्मल रखती हैं. एयर मास एंड ओशन करेंट्स लाइक द लैंड एंड द सी ब्रीज द पैसेज ऑफ एयर मास ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर. अब जिस तरह से हवा और समुद्र की जो लहरें होती है या जो हवा चलती है जमीन और समुद्र की वो जो है उसमें जो एयर का पैसेज है वो भी काफी हद तक टेम्परेचर को प्रभावित करता है. द प्लेसेस व्हिच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर मासेस एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर एंड द प्लेसेस दैट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड एयर मासेस एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर. जो जगह गर्म हवा के एक्सपीरियंस में प्रभाव में आती हैं वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है. वहीं वो जगह जो ठंडी हवा के प्रभाव में आती हैं वहाँ टेम्परेचर कम होता है. Similarly, places located on the coast where warm ocean currents flow record higher temperature than the places located on the coast where the cold currents flow. उसी तरह से वो जगह जो कोस्ट पर लोकेटेड है जहाँ वार्म ओशन करंट्स होते हैं वहाँ टेम्परेचर ज्यादा है और जो प्लेसेस कोस्ट पर हैं जहाँ कोल्ड करंट्स फ्लो होते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है. Distribution of temperature. The global distribution of temperature can well be understood by studying the temperature distribution in January and July. जो ग्लोबल तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का उसको आसानी से समझा जा सकता है अगर हम जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है जनवरी और जुलाई का उसकी स्टडी करें. The temperature distribution is generally shown on the map with the help of isotherms. जो टेम्परेचर होता है डिस्ट्रीब्यूशन उसका आपको जो दर्शाया गया है मैप में वो आइसोथर्म्स की मदद से बताया जा रहा है. The isotherms are the line joining places having equal temperature. Isotherms वो लाइन हैं जो कि ज्वाइन करती हैं प्लेसेस को जहां पर टेम्परेचर बराबर होता है. Figure 9.4a and b show the distribution of the surface air temperature in the month of January and July. आपकी बुक में जो मैप दिए हैं उसमें 9.4a और b जो है सरफेस एयर टेम्परेचर का जो मंथ जनवरी और जुलाई में डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है. In general, the effect of the latitude on temperature is well pronounced on the map as the isotherms are generally parallel to the latitude. जो असर है लैटिट्यूड का टेम्परेचर पे बहुत स्पष्ट दिखाया गया है मैप के अंदर क्योंकि आइसोथर्म्स जो है वो जनरली लैटिट्यूड के पैरेलल होती हैं. The deviation from this general trend is more pronounced in January than in July, especially in the northern hemisphere. और ये जो डिविएशन है इस जनरल ट्रेंड से ये और ज्यादा स्पष्ट है आपको जनवरी में बजाय जुलाई के और खास तौर से नॉर्दर्न एटमॉस्फेयर के अंदर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लैंड सरफेस एरिया इज मच लार्जर देन इन सदर्न हेमिस्फीयर. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर लैंड सरफेस एरिया काफी ज्यादा है सदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले. हेंस द इफेक्ट्स ऑफ द लैंड मास एंड द ओशन करंट्स आर वेल प्रोनाउंस्ड. इसी वजह से जो असर है लैंड मास का और ओशन करंट्स का वो भी काफी स्पष्ट है. इन जनवरी द आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट. जनवरी में क्या होता है आइसोथर्म्स जो है वो डिविएट हो जाती है नॉर्थ की तरफ ओशन के ऊपर और वहीं साउथ में कॉन्टिनेंट के ऊपर. दिस कैन बी सीन ऑन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन. ये हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देख सकते हैं.
The presence of warm ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic drift make the Northern Atlantic Ocean warmer and the isotherms bend towards the north. जो warm ocean currents है उनकी presence, Gulf Stream और जो North Atlantic drift है इनकी presence की वजह से जो North Atlantic Ocean है वो गर्म हो जाता है और isotherm जो है north की तरफ bend हो जाती हैं. Over the land the temperature decreases sharply and the isotherms bend to the south in the Europe. और वहीं टेम्परेचर लैंड पे कम होने लगता है तेजी से, जिसकी वजह से आइसोथर्म्स जो है वो साउथ की तरफ बेंड कर जाती हैं यूरोप में. इट इज मच प्रोनाउंस्ड इन द साइबेरियन प्लेन. ये आपको काफी स्पष्ट साइबेरियन प्लेन में मिलेगा. द मीन जनवरी टेम्परेचर along 60 degree east longitude is minus 20 degrees centigrade both at 80 degree north and 50 degree north latitudes. जो मीन जनवरी टेम्परेचर है जिसमें 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड है दोनों पे ही, 80 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे. द मीन मंथली टेम्परेचर फॉर जनवरी इज ओवर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन इक्वेटोरियल ओशंस, ओवर 24 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ट्रॉपिक्स and 2 degree centigrade to 0 degree centigrade in the middle latitudes and -18 degree centigrade to -40 degree centigrade in the Eurasian continent interior. तो जो मीन मंथली टेम्परेचर जनवरी का है वो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड है इक्वेटोरियल ओशंस पे, 24 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रॉपिक्स पे, 2 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक मिडिल लैटिट्यूड्स पे और -18 डिग्री से लेकर -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूरेशियन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर के अंदर. The effect of the ocean is well pronounced in the southern hemisphere. अब आपको ओशियन का असर भी बहुत अच्छे से दिख रहा है southern hemisphere में. Here the isotherms are more or less parallel to the latitudes and the variation in temperature is more gradual than in the northern hemisphere. जो isotherms हैं वो ज्यादातर parallel ही है latitudes के और जो variation है temperature में वो भी काफी slow है northern hemisphere के मुकाबले. The isotherms of 20 degree centigrade, 10 degree centigrade and 0 degree centigrade runs parallel to 35 degree south, 45 degree south and 60 degree south latitude respectively. तो जो isotherms हैं 20 degree centigrade की, 10 degree की और 0 degree की वो parallel run कर रही हैं 35 degree south, 45 degree south और 60 degree south latitude पे. In July the isotherms generally run parallel to the latitude. जुलाई में isotherms latitude के parallel run करती हैं. The equatorial oceans record warmer temperature more than 27 degree centigrade. जो इक्वेटोरियल ओशंस हैं यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा. ओवर द लैंड more than 30 degree centigrade is noticed in the subtropical continental region of Asia along the 30 degree north latitude. जमीन पर ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नोटिस किया गया है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट जो रीजन है एशिया के अंदर जिनकी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है. Along the 40 degree north runs the isotherm of 10 degree centigrade and along the 40 degree south the temperature of 10 degree centigrade. अगर 40 डिग्री नॉर्थ देखें तो आइसोथर्म 10 डिग्री सेंटीग्रेड की है, वही 40 डिग्री साउथ देखें तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की है. फिगर 9.5 shows the range of the temperature between January and July. तो एक तरह से जो आपकी फिगर 9.5 दी है वो बताती है टेम्परेचर रेंज जनवरी से जुलाई के बीच का. The highest range of temperature is more than 60 degree centigrade over the northeastern part of Eurasian continent. जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है more than 60 degree centigrade वो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यूरेशियन कॉन्टिनेंट के. दिस इज ड्यू टू कॉन्टिनियलिटी. ये कॉन्टिनियलिटी की वजह से होता है. कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब होता है कि क्लाइमेटिक असर जो कैसे होता है, जो कॉन्टिनेंटल का इंटीरियर है वो हीट अप हो जाता है ओशियानिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से, तब जो है कॉन्टिनेंटलिटी उसे कहते हैं. The least range of temperature 3 degree centigrade is found between 20 degree south and 15 degree north. जो सबसे कम मात्रा है टेम्परेचर की 3 डिग्री सेंटीग्रेड वो पाया जाता है 20 डिग्री साउथ और 15 डिग्री नॉर्थ में. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.